नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एके कैंपस पर। दोस्तों, राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश करने के बाद में हम अगले महत्वपूर्ण टॉपिक पे आते हैं, राजस्थान का अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र या नदियों का तंत्र। राजस्थान में कौन कौन सी नदियां हैं और वह अपना जल कहाँ लेकर जाती। परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके सीधे सीधे सवाल पूछ लिए जाते हैं कि किस नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, या कौन सी नदी कहाँ पर अपना जल लेके जाती है, या किस महासागर या किस सागर में अपना जल छोड़ती है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले अपवाह तंत्र होता है क्या। दोस्तों, सभी लोगों ने अपने घर की छत देखी होगी। आप सभी अपने घर की छत पे गए होंगे, बारिश का मजा भी लिया होगा। बारिश का पानी जो हमारी छत पे गिरता है तो एक कोने में इकट्ठा होता है। बारिश का पानी हमारी छत पे गिर के एक कोने में इकट्ठा होता है, फिर एक नाली के माध्यम से छत से क्या है नीचे जमीन पे आ जाता है। दोस्तों, यह जो घर की छत से पानी निकलने की व्यवस्था है, ऐसी ही प्राकृतिक रूप से किसी एक क्षेत्र में जो जल निकासी की व्यवस्था होती है, वही क्या कहलाता है, अपवाह तंत्र। घर का जो छत का अपवाह तंत्र है, ये तो क्या हम बनाते हैं, लेकिन प्रकृति में अपने आप किसी भी क्षेत्र के अंदर जल निकासी की एक निश्चित व्यवस्था होती है। अब आप एक घर की छत जो है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, तो ये एक निश्चित ढाल लिए रहती है, एक निश्चित ढाल लिए रहती है। तो ऐसे ही हमारी जो भूमि रहती है, किसी भी क्षेत्र की जो जमीन रहती है, यह भी एक निश्चित ढाल लिए रहती है। और उसी दिशा के अंदर जितना भी जल, जो भी वर्षा का या कोई भी जल होता है, तो वो क्या होता है, उसी दिशा के अंदर इसी ढाल के ऊपर बहता हुआ बाहर निकलता है। तो दोस्तों, अपवाह तंत्र क्या होता है, प्राकृतिक रूप से किसी एक क्षेत्र में जल निकासी की जो व्यवस्था होती है, वह क्या होती है, अपवाह तंत्र। अब अगर परिभाषा अगर देखें तो विभिन्न धाराओं के मिलने से किसी क्षेत्र से जल निकासी की जो व्यवस्था है, वह क्या है, अपवाह। और यह विभिन्न धाराओं को जो जाल बनता है, इसे अपन क्या बोलेंगे, अपवाह तंत्र। इसका एक छोटा सा उदाहरण भी ऐसे मैं ले सकता हूँ। जैसे आप किसी क्षेत्र को ये मानिए, कोई ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र विशेष के अंदर वर्षा हुई और बहुत सारी धाराएं बन गई, जल की बहुत सारी धाराएं बन गई, जो अलग अलग दिशाओं से जल लेके आ रही है। अब ये अलग अलग दिशाओं से जल ला के यह एक बड़ी धारा के अंदर जल जो है मिला देगी। इस क्षेत्र का जो ढाल होगा वो नीचे की तरफ होगा। ठीक है, मैंने जैसे बताया था, छत का ढाल जो होता है वो एक निश्चित दिशा में होता है। ऐसे के ऐसे इस क्षेत्र का ढाल जो है वो यूं और इसके बाद यूं, मतलब ये ऊपर से यूं नीचे की तरफ जा रहा है। तो वर्षा का जल जो है यहाँ से इकट्ठा होके यहाँ से बाहर निकल रहा है। तो होगा क्या कि ये सब धाराएं जो है यहाँ मिलके एक बड़ी धारा का निर्माण करेगी। इस बड़ी धारा को अपन नदी का नाम दे देते हैं। इस बड़ी धारा को अपन क्या बोलेंगे, नदी। और यह सब इसकी सहायक धाराएं या सहायक नदियां कहलाएगी। तो किसी एक क्षेत्र विशेष में विभिन्न धाराओं द्वारा जो जल प्रवाह होता है, वो क्या कहलाता है, अपना अपवाह। और इस धाराओं का जो जाल बन रहा है, यह क्या कहलाता है, अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र। अब इसका अगर उदाहरण एक वैसे देखना चाहते हो ना, तो कोई भी पेड़ का पत्ता लेना। पत्ते की जो डाल है, जो मुख्य डाल जहां से पत्ता पेड़ से जुड़ा रहता है, किसी डाल से जुड़ा रहता है, तो वो होगी मुख्य तना। और उसके बाद जो उस तने से कुछ छोटी छोटी आपके शाखाएं निकलेगी। पत्ते को अगर ध्यान से देखोगे तो उस पत्ते के बीच में एक मोटा सा तना सा रहेगा, और उस तने से छोटी अपने शाखाएं निकली रहेगी। तो वैसी ही व्यवस्था ये अपवाह तंत्र की होती है। बीच में एक बड़ी धारा या एक बड़ी नदी और उसकी सहायक धाराएं या सहायक नदियां, यह मिलके किसका निर्माण करती है, अपवाह तंत्र का। तो दोस्तों, अपवाह तंत्र में एक और महत्वपूर्ण बात आती है, जल ग्रहण क्षेत्र। जल ग्रहण क्षेत्र या कैचमेंट एरिया।
कैचमेंट एरिया क्या होता है दोस्तों? ये जो क्षेत्र है जहाँ से ये नदी अपना जल इकट्ठा कर रही है और बाहर लेके जा रही है, यह जो क्षेत्र है यह क्या कहलाएगा? आपका कैचमेंट एरिया। अब इसके बाद दोस्तों एक और महत्वपूर्ण चीज आती है, जल विभाजक। जल विभाजक या वाटर डिवाइड। ये जल विभाजक क्या होता है दोस्तों? जो दो नदी के बेसिन होते हैं, दो नदी के बेसिन, नदी का बेसिन भी क्या होगा? जल ग्रहण क्षेत्र। वह क्षेत्र जहां नदी अपना जल इकट्ठा करती है और बाहर लेके जाती है, उसी को अपन क्या बोलेंगे? नदी का बेसिन। इसी को अपन क्या बोलेंगे? नदी का बेसिन। तो दो नदी के बेसिन को अलग करने वाला क्षेत्र, दो नदियों के बेसिन को अलग करने वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा? अपना वाटर डिवाइड या जल विभाजक। अब जैसे ये मान लो ये एक क्षेत्र है, यहाँ पर एक और अपवाह तंत्र या एक और बेसिन बन जाता है, ठीक है। अब ये बीच में कोई ऊंचा पहाड़ी क्षेत्र है या कोई ऊंची भूमि है, जो क्या है कि इधर की नदियाँ जो है उसका जल तो इधर भेज रहा है और इधर की जो नदियाँ है इसका जल इधर भेज रहा है। यह नदियाँ का जल कहाँ है? इधर, ठीक है। और इन नदियों का जल इधर जा रहा है, मतलब ये समझो ये पहाड़ है, पहाड़ के कुछ नदियां इधर जल भेज रही है और कुछ नदियां इधर जल भेज रही है। तो ये बीच में जो पहाड़ आएगा यह क्या कहलाएगा? अपना जल विभाजक या वाटर डिवाइड। अब हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ सवाल क्या पूछा जाता है कि अरावली पर्वतमाला का महत्व राजस्थान के अपवाह तंत्र में, तो वो क्या है? अरावली पर्वत श्रृंखला जो है यह राजस्थान में एक जल विभाजक का कार्य करती है। जल विभाजक क्या होगा कि इसके दोनों दिशाओं में या यह किसी भी क्षेत्र में जल के विभाजन करेगी। अब देखो अरावली, थोड़ा से मैप पे आते हैं राजस्थान के। राजस्थान के अंदर जो अरावली पर्वतमाला है वह उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में फैली है। अरावली पर्वतमाला उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में फैली हुई। अब जो वर्षा का जल है राजस्थान के अंदर, जो वर्षा का जल है जो अरावली पर्वतमाला के पूर्वी भाग में गिरता है, वहां से जो नदियां बनती है वह जल अपना पूर्वी भाग में लेके जाती है। और पश्चिमी भाग में जो है वो नदियां जो बनती है वह अपना जल किधर लेके जाती है? पश्चिम की ओर। तो यहां से तो जल की निकासी कहाँ होती है? अरब सागर में, अरब सागर। और यहाँ से राजस्थान के पश्चिमी भाग से जल की निकासी कहाँ हो रही है? अरब सागर में। और राजस्थान के पूर्वी भाग से जल की निकासी कहाँ हो रही है? बंगाल की खाड़ी में। यह दोस्तों किसी भी क्षेत्र से जो जल निकासी होती है, यह जल निकासी किसी महासागर या किसी समुद्र में जाके मिलती है, किसी महासागर या किसी बड़ी झील में जाके मिलती है। तो ऐसे ही अरावली पर्वतमाला के पूर्वी भागों में जो भी नदियां हैं वह अपना जल कहाँ लेके जाती है? बंगाल की खाड़ी में। और अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी भाग में जो भी नदियां हैं वह अपना जल कहाँ लेके जाती है? अरब सागर। अब दोस्तों राजस्थान के पूर्वी भागों में जो मुख्य नदियां बहती है वह कौन सी है? मुख्य रूप से चंबल और चंबल की सहायक नदियां, जैसे बनास है, जैसे बेड़च हो जाती है, जैसे मानसी हो जाती है, जैसे कोठारी हो जाती है, ये सब नदियाँ। और पूर्वी पश्चिमी भाग के अंदर जो मुख्य नदी कौन सी है? वह है लूणी, पश्चिमी बनास। तो ठीक है, तो चंबल जो है यह अपना जल कहाँ लेके जाती है? बंगाल की खाड़ी में। जबकि लूणी जो है यह अपना जल कहाँ लेके जाती है? अरब सागर में। ठीक है, तो जल विभाजक दोस्तों स्पष्ट है। जल विभाजक क्या होगा? किसी भी बेसिन को, किसी भी नदी बेसिन को अलग करने वाली ऊंची भूमि या पहाड़ी भूमि। तो दोस्तों जल विभाजक स्पष्ट है। जल विभाजक क्या होता है? कोई भी ऊंची भूमि या पहाड़ी क्षेत्र जो क्या है? दो नदियों के बेसिन को अलग करता है। ठीक है, अब यह जो अरावली पर्वतमाला है ये भारत का जो जल विभाजक है, भारत का जो जल विभाजक है उसी का एक भाग है।
ठीक है दोस्तों, भारत के अंदर जितनी भी नदियां हैं वह अपना जल या तो बंगाल की खाड़ी में लेके जाती है या अरब सागर में लेके जाती है। तो जो भारत का जल विभाजक है वो किसका हिस्सा है, या अरावली पर्वतमाला जो है यह अपने भारत के जल विभाजक का ही हिस्सा है। और आपको भी ये ध्यान रखना है कि अरावली पर्वतमाला क्या है, तो सवाल ऑप्शन ऐसा आ जाए, एक जल विभाजक का कार्य करती है राजस्थान में। तो ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना। अब दोस्तों अपन आते हैं राजस्थान के अपवाह तंत्र को किन किन भागों में बांटा जाता है। राजस्थान के अपवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा जाता है। राजस्थान का अपवाह तंत्र, इसको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला क्या है, अरब सागर अपवाह तंत्र। अरब सागर अपवाह तंत्र। इसके बाद दूसरा क्या आता है, दूसरा अपना आता है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र। और तीसरा आता है आंतरिक अपवाह तंत्र। आंतरिक अपवाह तंत्र। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था कि अपवाह तंत्र से कोई भी नदी है वह अपना जल जो है वह किसी महासागर या किसी बड़ी झील में लेके जाती। तो वो नदियां राजस्थान की जो अरब सागर के अंदर अपना जल लेके जाती है, वो नदियां जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल लेके जाती है वो इसमें। लेकिन कुछ नदियां होगी जो किसी बड़े महासागर या किसी बड़ी झील के अंदर अपना जल नहीं लेके जाती, वो नदियां क्या होगी, आंतरिक अपवाह तंत्र के तहत आएगी। अब देखो दोस्तों, मैंने आपको जब ये शेखावटी क्षेत्र बताया था तब मैंने ये बताया था कि यहाँ पर क्या है कि बहुत अधिक संख्या में बरखान धोरे पाए जाते हैं या बरखान रेत के टीले पाए जाते हैं। उसकी वजह से जो भी यहाँ वर्षा होती है, भी यहाँ नदियाँ बनती है, वह क्या है ज़्यादा दूरी तय नहीं कर पाती और कहीं बीच में भूमि में ही अपना जल जो है वो विसर्जित कर देती है। तो यह नदियाँ क्या है, अपना जल जो है किसी महासागर में नहीं लेके जाती। तो वो नदियाँ किस में आती है, आंतरिक अपवाह तंत्र में। अब खास बात यह है कि राजस्थान हमारे देश का ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे अधिक आंतरिक प्रवाह की नदियाँ पाई जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि राजस्थान के अंदर सबसे अधिक मात्रा में आंतरिक प्रवाह की नदियाँ पाई जाती। अब कितने प्रतिशत जल को अरब सागर में नदियाँ लेके जाती है, यह है 17%। मतलब राजस्थान के अंदर कुल जल आता है 100 लीटर, तो 100 लीटर में से 17 लीटर जो है वो अरब सागर में चला जाता है। इसके बाद 23% जो है वह बंगाल की खाड़ी में जाता है, जबकि बचा हुआ 60% यह लगभग से है, ठीक है। जबकि 60% जल जो है वो केवल और केवल राजस्थान की भूमि में खत्म हो जाता है। अब दोस्तों अरब सागर में जल ले जाने वाली जो मुख्य नदियां हैं वह कौन कौन सी है, एक तो है लूणी, एक है लूणी और एक है अपनी पश्चिमी बनास। पश्चिमी बनास। अब बनास देखना दोस्तों, 2 नदियां हैं, आपको ये ध्यान रखना है। बनास 2 नदियां, एक तो पश्चिमी बनास है और एक चंबल की सहायक नदी है बनास। तो आपको याद रखना है यह पश्चिमी बनास है, इसको कंफ्यूज मत करना बनास से। एक आ जाएगी माही और इसमें महत्वपूर्ण नदी आएगी साबरमती। साबरमती। तो अरब सागर अपवाह तंत्र में जो 4 प्रमुख नदियां हैं वह लूणी, पश्चिमी बनास, माही, साबरमती। यह अपना जल कहाँ लेके जाते हैं, अरब सागर, ठीक है। इसके बाद बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में जो नदियां अपना जल लेके जाती है वह मुख्य रूप से आ जाती है अपनी चंबल और बाणगंगा। इसमें 2 ही नदियां हैं, मुख्य रूप से चंबल ही है। राजस्थान की जितनी भी प्रमुख नदियां हैं जैसे बनास है, जैसे काली सिंध है, कोठारी है,
मानसी है। तो यह सभी नदियाँ जो है ये चंबल की सहायक नदियाँ हैं। तो यह सभी चंबल में मिलती है। चंबल फिर अपना जल जो है वो यमुना में लेके जाती है और यमुना जो है यह अपना जल गंगा में लेके, जो फिर बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करती है। तो कभी ऐसे सवाल पूछ लिया जाए कि चंबल किसकी सहायक नदी है, चंबल किसकी सहायक नदी, तो वो यमुना की सहायक नदी है। और राजस्थान की एक ही नित्यवाही या बारहमासी नदी जो है वह कौन सी है, चंबल। तो आपके ये सवाल भी कई दफे पूछ लिया जाता है कि राजस्थान में एकमात्र नदी जो बारहमासी है या जो वर्ष भर बहती है वह कौन सी है, चंबल नदी। मैंने आपको एक बात बताई नहीं थी कि राजस्थान में जितनी भी नदियां हैं यह बरसाती नदियां हैं। कौन सी नदी है, बरसाती। मतलब यह जो जल, इनमें जो जल आता है वो केवल बरसात से आता है। ठीक है, राजस्थान के अंदर किसी भी प्रकार का कोई ग्लेशियर नहीं है या ऐसा कोई बर्फ की चट्टानें नहीं है जिनसे पिघल के नदी बनती है। जैसे अपनी यमुना नदी है, गंगा नदी है, यह तो क्या है कि यमुनोत्री ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर है, इनके पिघलने से इन नदियों में जल आता है। राजस्थान में ऐसा नहीं है। राजस्थान की जितनी भी नदियां हैं वह सिर्फ और सिर्फ बरसाती नदियां हैं। सभी चंबल भी बरसाती नदियां हैं, लेकिन चंबल के अंदर क्या है, वर्ष भर जल बहता है। और चंबल का उद्गम जो होता है वो होता है मध्य प्रदेश में, जानापाव की पहाड़ी में। ये हम देखेंगे। चंबल जो है, आपको केवल ध्यान रखना है कि चंबल एक बारहमासी नदी है जो वर्ष भर बहती है। राजस्थान की एकमात्र बारहमासी नदी है, ये ध्यान रखना, राजस्थान की एकमात्र बारहमासी नदी है। ठीक है, इसके बाद आंतरिक प्रवाह के अंदर अपने मुख्य जो नदियां आ जाती है वो आ जाती है कांतली, कांकनी, रूपनगढ़ और मेंथा। जो प्रमुख नदियां हैं वो ये है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये ध्यान रखना है, अरब सागर अपवाह तंत्र में कितना प्रतिशत जल जाता है, 17%। बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र में जल कितना जाता है, 23%। और आंतरिक अपवाह तंत्र में जल कितना जाता है, 60%। तो हमें जो मुख्य रूप से परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नदियां पढ़नी है वो केवल ये है। ठीक है, लूणी है, लूणी की सहायक नदियां हैं जैसे जवाई है, बांडी है, सूकड़ी है, ये। इसके बाद पश्चिमी बनास, माही, साबरमती, फिर चंबल, बाणगंगा और अंत में अपने ये कांतली, कांकनी, रूपनगढ़, मेंथा। तो दोस्तों एक और महत्वपूर्ण बात याद रखनी है कि राजस्थान के ऐसे 2 जिले जहां कोई नदी नहीं बहती। तो राजस्थान के कुल 33 जिलों में 31 जिलों के अंदर जो है नदियां हैं, लेकिन 2 जिले ऐसे हैं जिनमें नहीं है कोई नदी। मैंने आपको पहले भी बताया था जब आपको संभाग बताया था कि बीकानेर संभाग, बींगा चूहा, बींगा चूहा में बीकानेर और चूरू, बीकानेर और चूरू वो 2 जिले हैं जहां कोई भी नदी नहीं। अब सवाल एक मन में आता है कि ऐसा भाई क्या है कि राजस्थान के 33 जिलों में से 31 में नदी है, इन 2 में नहीं है, भाई इनके साथ ये अन्याय क्यों? तो ऐसा इसलिए होता है कि नदी जब जहां भी बनती है तो उसके लिए एक पहाड़ी क्षेत्र चाहिए। क्या चाहिए? एक पहाड़ी क्षेत्र या ऊंची भूमि, ताकि क्या है कि वर्षा का जल गिरेगा, छोटी छोटी 2 धाराएं बनेगी जो आपस में मिलकर एक बड़ी धारा का निर्माण करेगी। तो मुख्य वजह यह है कि इन दोनों जिलों में ऐसा कोई निश्चित बड़ा पहाड़ी क्षेत्र नहीं है जहां पर क्या है कि वर्षाओं की अलग अलग वर्षा के वजह से क्या होगी, कुछ छोटी छोटी धाराएं बनेगी जो बड़ी धारा का निर्माण करेगी। हालांकि कई छोटे नाले बनते हैं, लेकिन वो कोई भी नदी का रूप नहीं ले पाते, बहुत ही उनकी लंबाई बहुत कम होती है। ठीक है, तो नदी बनने के लिए ऊंचा पहाड़ी क्षेत्र चाहिए होता है, बहुत ऊंचा नहीं, लेकिन इतना कि कुल मिला के वर्षा का जल इतना तो इकट्ठा हो कि एक बड़ी धारा का निर्माण कर सके, इतनी जिसको हम नदी की संज्ञा दे सके। तो बीकानेर के कौन से जिले हैं? 2 जहाँ पे नदी नहीं बहती है, बीकानेर और चूरू। अब दोस्तों हम शुरुआत करेंगे अरब सागर अपवाह तंत्र से, और सबसे पहले आएंगे लूणी नदी पर। दोस्तों अरब सागर अपवाह तंत्र भी जो है यह 2 भागों में बांटा जाता है। एक आ जाएगा कच्छ की रण और एक आ जाएगा खंबात की खाड़ी।
दोस्तों एक बात ध्यान रखनी है कि नदी से जुड़े हुए प्रश्न जो है किस किस चीज़ पे पूछे जाते हैं। नदी से जुड़े हुए प्रश्न जो है किस किस चीज़ पे पूछे जाते हैं। सबसे पहले उद्गम स्थल, ठीक है, फिर इसकी सहायक नदियां, सहायक नदियां, इसके बाद आ जाता है इसकी कुछ विशेषता, जैसे यह नदी कहाँ से होके निकलती है, किन जिलों से होके निकलती है, या इस पे कोई प्रमुख बांध है, या कोई इसके किनारे पर कोई किला है, या किसी यह वन्यजीव अभ्यारण्य से निकलती है। तो इस प्रकार की विशेषता जो होती है उस पे कोई निश्चित रहेगी। जैसे लूणी नदी है, लूणी नदी जो है यह किन किन शहरों से निकलती है, या इसके किनारे पर कौन कौन से बांध है, तो वो जो है वो इसमें विशेषता में आ जाता है। और इनके बाद में ये किस में मिल जाती है, इसका मिलने का स्थान, जैसे अभी खमात की घाटी और कच्छ की रण जो है ना, यह क्या है कि नदियां जो है अपना जल किस में जाके विसर्जित करती है, उसके लिए मैं आपको ये बता रहा था, ठीक है। तो दोस्तों यह चार चीज़ें जो है यह किसी भी नदी के लिए महत्वपूर्ण होती है। मिलने का स्थान का मतलब कहाँ पे नदी जो है जल अपना उत्सर्जित करती है, किस में जाके मिल जाती है, तो वो। तो अरब सागर अपवाह तंत्र में मुख्य रूप से दो जगहों पे नदियाँ अपना जल उत्सर्जित करती है। तो कच्छ की रण है, एक खंबात की घाटी। अब कच्छ की रण में जो दो प्रमुख नदियाँ हैं वह कौन सी है, एक तो है अपनी लूणी और दूसरी है पश्चिमी बनास। इस लूणी की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वह कौन सी है, जोजड़ी, मीठड़ी, लीलड़ी, सूकड़ी, ठीक है। और साथ में कौन सी है, जवाई, खारी, बांडी, गुइया, ठीक है। ये प्रमुख नदियां हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। ये किसकी सहायक नदियां हैं, लूणी नदी की, ठीक है। जोजड़ी, मीठड़ी, लीलड़ी, सूकड़ी, जवाई, खारी, बांडी, गुइया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है जोजड़ी, दूसरी है जवाई, और तीसरी कई दफ़े पूछ लिया जाता है बांडी के बारे में भी। तो आपको यह मुख्य रूप से ध्यान ही रखनी है, ठीक है। लूणी के बाद में बनास का कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। इसकी एक सूकली करके एक इसकी सहायक नदी है, सूकली करके इसकी एक सहायक नदी। अब खंबात की खाड़ी जो है इसकी जो दो प्रमुख नदियां हैं वह कौन कौन सी है, माही और दूसरी अपनी आती है साबरमती, माही और साबरमती। अब माही की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वह कौन सी है, जाखम, सोम, अन्नास और चाप, और साथ में एक और है मोरेन, ठीक है। ये प्रमुख सहायक नदियां जो है माई की, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सी है, जाखम और सोम। यह तीनों एक स्थान पे मिलती है जिसका नाम है बेणेश्वर धाम। इसे अपन एक त्रिवेणी संगम के नाम से जानते हैं। माही, जाखम और सोम एक स्थान बेणेश्वर पे मिलती है जिसे हम त्रिवेणी संगम के नाम से जानते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों इसी बेणेश्वर धाम के अंदर आदिवासियों का कुंभ मेला भी लगता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि माही, जाखम और सोम यह एक त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है बेणेश्वर धाम में। इसके बाद दोस्तों आ जाती है अपनी साबरमती। साबरमती की जो सहायक नदियां हैं वह है हथमथी, वेत्रक और माझम, ठीक है दोस्तों। तो यह प्रमुख नदियां हैं जिन्हें अपन
अरब सागर अपवाह तंत्र के तहत पड़ते हैं। लूणी, पश्चिमी बनास, माही, साबरमती। सबसे पहले हम आते हैं लूणी पे, और लूणी राजस्थान के लिए, राजस्थान की परीक्षा, आपकी परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। लूणी सबसे महत्वपूर्ण है। लूणी का उद्गम कहाँ होता है, किन किन जिलों से ये बहती है, और साथ ही साथ में इसकी सहायक नदियाँ और इस पर जो भी बांध स्थित है, और इसका संगम कहाँ होता है, कच्छ की रण में। अब दोस्तों अरब सागर के अंदर ये दो जो है, ये दो अलग अलग कैसे हैं, अगर आप भारत का मैप देखेंगे, अगर आप भारत का मैप देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि जो गुजरात है, गुजरात के अंदर ये जो शेर का मुंह बनता है, इस शेर के मुंह में ऊपरी भाग जो है यह तो क्या है, कच्छ की खाड़ी, और ये जो नीचे का भाग है यह क्या है, खंबात की खाड़ी। तो जो अपनी लूणी नदी आती है वह कच्छ की रण, कच्छ की रण यह भाग है, गुजरात का उत्तरी भाग, यह क्या कहलाता है, कच्छ की रण। और जो माही और साबरमती आती है, यह जल अपना कहाँ लेके जाती है, खंबात की खाड़ी जो नीचे स्थित है। तो अगर आप भारत का मैप देखेंगे तो इस प्रकार से गुजरात है, तो गुजरात में ये शेर का मुंह ऐसे बनता है, ठीक है, यह क्या कहलाता है, अपना कच्छ की रण। और नीचे क्या आता है, ये सौराष्ट्र पठार। ये बीच में आता है कच्छ की खाड़ी, और ये नीचे आता है खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना, अरब सागर अपवाह तंत्र में दो भाग है, कच्छ की रण और खंबात की खाड़ी। कच्छ की रण में जल कौन लेके जाती है, लूणी नदी, और खंबात की खाड़ी में माही और साबरमती। दोस्तों हम शुरू करते हैं अपनी लूणी नदी। लूणी नदी, सबसे पहले इसका उद्गम स्थल, उद्गम स्थल दोस्तों इसका उद्गम होता है नाग पहाड़ियों से, नाग पहाड़ी से। ये कहाँ स्थित है, अजमेर जिले में, अजमेर जिले में। तो आपको ये ध्यान रखना है, लूणी नदी का उद्गम कहाँ होता है, नाग पहाड़ी में, और ये कहाँ स्थित है, अजमेर जिले में। यह माना अपनी नाग पहाड़ी। अब नाग पहाड़ी में जहाँ इसका उद्गम होता है वहाँ पे इसका नाम लूणी नहीं होता, वहाँ इसका नाम होता है सागरमती। इसका नाम क्या होता है, सागरमती। फिर इसमें दोस्तों अजमेर से एक और नदी या एक और धारा आके मिलती है जिसका नाम है सरस्वती। जब ये सरस्वती सागरमती में मिल जाती है तब यह लूणी नदी के नाम से जाने लगती है, ठीक है दोस्तों। तो शुरुआत इसकी किससे होती है, सागरमती से, जो अजमेर की नाग पहाड़ी पे निकलती है, और वहाँ के बाद में इसमें मिलती है एक सरस्वती धारा, फिर यह क्या कहलाती है, लूणी नदी, ठीक है। इसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण स्थान इसका संगम स्थल, संगम स्थल, या ये कहाँ जाकर अपना जल विसर्जित करती है। तो ये जल कहाँ विसर्जित करती है, अपना कच्छ की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी या रण दोनों बोल सकते हो आप। इसके बाद तीसरा, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई कितनी है, 495 किलोमीटर लंबी है। पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी जो है वह कौन सी है, लूणी नदी। इसके बाद दोस्तों इसकी जो सहायक नदियां हैं, इसकी सहायक नदियां हैं वह, अब सहायक नदियां दोस्तों सबसे पहले आ जाती है अपनी जोजड़ी, मीठड़ी, फिर आती है मीठड़ी, फिर लीलड़ी, और लास्ट में सूकड़ी, लास्ट में सूकड़ी, और साथ में जवई, खारी, बांडी, गुहिया, सागी,
तो जो महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं लूणी की, वह कौन कौन सी है? जोजड़ी, मीठड़ी, लीलड़ी, सूकड़ी और जवाई, खारी, बांडी, गुहिया, सागी। अब दोस्तों ये याद कैसे रखोगे? आपको ये ध्यान रखना है, ये महत्वपूर्ण सवाल पूछ लिए जाते हैं कि निम्न में से लूणी नदी की सहायक नदियां है या नहीं है। मतलब सवाल कैसा भी आ सकता है, 4 ऑप्शन दे देंगे, चारों ऑप्शन में बोलेंगे कि ये लूणी नदियों की सहायक नदियां है या नहीं है, किसी भी प्रकार का। जैसे सवाल ये पूछ लेंगे, एक ऑप्शन में, एक सवाल के अंदर पूछे निम्न में से कौन सी लूणी की सहायक नदी है, तो 3 ऑप्शन अलग दे देंगे, बनास दे देंगे, बेड़च दे देंगे, मानसी दे देंगे, चौथा क्या दे देंगे? मीठड़ी। तो यह आपको चुनना है, या फिर 3 नाम जो है वो सहायक नदियों के दे देंगे, चौथा अलग दे देंगे। तो इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। अब दोस्तों इनको याद कैसे रखोगे? ये सहायक नदियां जो है याद कैसे रखोगे? इसलिए मैंने इनको 2 अलग अलग लाइनों में लिखा था कि आप आसानी से इसको याद रख सको। अब याद रखने के लिए एक माता जी है जो बहुत क्रोधित है, एक माता जी है जो बहुत क्रोधित है और अपने लाल को या अपने बच्चे को ढूंढ रही है। और किसके लिए ढूंढ रही है? सुजाने के लिए ढूंढ रही है। किसके लिए? सुजाने के लिए। तो पहला जो है यह जोजड़ी, मीठड़ी, लीलड़ी और सूकड़ी, इसके लिए जो मिले लाल सुजादू से, जो मिले लाल सुजादू से। तो जो से क्या हो जाएगा? जोजड़ी, मिले से मीठड़ी, लाल से लीलड़ी और सुजा से सूकड़ी। ठीक है, तो आसानी से आप याद रख सकते हो ये चारों, जोजड़ी, मीठड़ी, लीलड़ी, सूकड़ी। अब यह दोनों, यह दोस्तों ये चारों का जो सीक्वेंस है, यह भी क्या है? एक के बाद एक है। सबसे पहले इसके अंदर कौन आके मिलती है? लूणी में सबसे पहले नदी कौन सी आके मिलती है? जोजड़ी, इसके बाद मीठड़ी, फिर इसके बाद लीलड़ी, फिर इसके बाद सूकड़ी। तो आपको ये याद रखने में भी क्या है? दिक्कत नहीं होगी, जो मिले लाल सुजादू उससे। इसके बाद दोस्तों यह जो नीचे वाली नदियां हैं, इनको याद कैसे रखोगे? जवाई, खारा। जवाई जितने भी होते हैं ये खारे ही होते हैं। आप पूछो ससुराल वालों से जवाई कैसा लगता है? एकदम खारा लगता है। तो खारे जवाई से, खारे जवाई से बड़ी गुड़िया की सगाई। खारे जवाई से बड़ी गुड़िया की सगाई। तो खारे से खारी हो जाएगी, जवाई से जवाई ही रहेगा, बड़ी से बांडी हो जाएगा, गुड़िया से गुहिया और सगाई से सागी। तो यह भी आपको याद रखने में बहुत आसानी रहेगी। लूणी नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? जोजड़ी, मीठड़ी, लीलड़ी, सूकड़ी और जवाई, खारी, बांडी, गुहिया और सागी। ये सागी है। ठीक है, जो मिले लाल सुजादू या खारे जवाई से बड़ी गुड़िया की सगाई। तो इससे आप दोनों अच्छे से याद रख सकते हो। अब दोस्तों जो महत्वपूर्ण एक बात याद रखनी है कि लूणी नदी का जो जल होता है यह बालोत्रा तक मीठा रहता है। लूणी नदी का जल जो है यह बालोत्रा तक मीठा रहता है। उसके बाद इस जल के अंदर क्या है कि लवण की मात्रा बढ़ने लग जाती है और यह जो जल है यह पीने लायक नहीं रहता। इसलिए इसका एक अन्य नाम भी पड़ जाता है, खारी मीठी। खारी मीठी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि लूणी नदी का एक अन्य नाम भी क्या है? खारी मीठी। मतलब कुछ दूरी में तो ये मीठी रहती है, इसका जल मीठा रहता है और कुछ दूरी के बाद में इसका जल खारा हो जाता है या लवणीय युक्त हो जाता है। इसी के लिए इसी वजह से इसका एक और नाम पड़ा हुआ है लवणवती। क्या नाम पड़ा है? लवणवती। तो आपको ये ध्यान रखना है कि लूणी नदी के अन्य नाम क्या है? खारी मीठी या लवणवती। और दोस्तों इसको जो है प्राचीन साहित्यों में लूणी नदी को अंतः सलीला कहते थे। अंतः सलीला। प्राचीन साहित्यों के अंदर लूणी नदी का नाम क्या होता था? अंतः सलीला। तो आपको यह भी इसके अन्य नामों के रूप में ध्यान रखना। अब दोस्तों
एक और महत्वपूर्ण बात आती है कि लूणी नदी की जो सहायक नदियां हैं उसमें से एकमात्र नदी ऐसी है जो या जिसका उद्गम स्थान जो है वो अरावली पर्वतमाला नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये नदी कौन सी है? जोजड़ी। ऐसी नदी, लूणी नदी की ऐसी सहायक नदी जिसका उद्गम स्थल अरावली पर्वतमाला में नहीं है। मैंने अभी पहले बताया था अरावली पर्वतमाला का राजस्थान के अपवाद तंत्र में महत्व क्या है कि यह एक जल विभाजक का काम करता है। इसके पश्चिमी ढाल में और इसके पूर्वी ढाल में राजस्थान की नदियों का उद्गम स्थल है। तो पश्चिमी ढाल के अंदर लूणी नदी का उद्गम स्थल है और लूणी की जितनी भी सहायक नदियां हैं वह सभी भी अरावली के पश्चिमी ढाल में ही बनती है। लेकिन एक नदी है, कौन सी? जोजड़ी। मात्र एक नदी जो इसकी सहायक नदी है, लेकिन ये अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलती है। ये जोजड़ी निकलती है अपने नागौर जिले में पोंडलू गांव में, पोंडलू गांव में। नागौर जिले के पोंडलू गांव की पहाड़ियों में। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये जोजड़ी कहाँ से निकलती है? नागौर जिले के पोंडलू गांव की पहाड़ी से। ये कहाँ स्थित है? नागौर जिले में। ठीक है, तो एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलती है। या फिर ऐसा भी सवाल पूछ लिया जाता है कि जो अरावली पर्वतमाला है इसकी एकमात्र दाही सहायक नदी, इसकी एकमात्र दाही सहायक नदी, बाकी जितनी भी नदियां हैं, जो बांडी है वो यहाँ मिलती है, जो मीठड़ी है वो यहाँ मिलती है, जो सूकड़ी है वो यहाँ मिलती है, बाकी जितनी भी नदियां हैं वो इसके बाएं हाथ की सहायक नदियां हैं। लेकिन एकमात्र जो दाएं हाथ की सहायक नदी है वो कौन सी है? जोजड़ी। तो आपको ये भी याद रखना है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों लूणी नदी के ऊपर जो प्रमुख बांध है जो हमें ध्यान रखने, लूणी नदी पर प्रमुख बांध योजनाएं जो हैं, सबसे पहले जसवंत सागर या इसी कोई पिचियाक बांध भी नाम दिया जाता है। यह कहाँ स्थित है? यह लूणी नदी पर ही स्थित है, यह लूणी नदी पर ही स्थित है। और कहाँ स्थित है ये? जोधपुर में। जसवंत सागर बांध कहाँ स्थित है? जोधपुर में। किस नदी पर है? लूणी नदी पर ही। इसके बाद दोस्तों बांकली बांध दोस्तों सूकड़ी नदी पर स्थित है। किस पर? सूकड़ी नदी पर। और इसका उद्गम कहाँ होता है? जालोर जिले में। और यह बाड़मेर में लूणी नदी से मिलती है। तो इसी सूकड़ी नदी पर एक बांध है, बांकली बांध। इसके बाद दोस्तों अगला महत्वपूर्ण बांध आता है हेमावास बांध। हेमावास बांध जो है वह बांडी नदी पर है। किस पर है? बांडी नदी पर। बांडी नदी जो है यह लूणी की सहायक नदी है, इस पर यह हेमावास बांध स्थित है। और यह कहाँ स्थित? पाली जिले में स्थित है। ठीक है, हेमावास बांध किस नदी पर है? बांडी नदी में। और कहाँ स्थित है? पाली में। इसके बाद आता है सबसे महत्वपूर्ण जवाई बांध जो मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है, या फिर इसे ऐसा मान सकते हैं कि पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा पेयजल स्रोत कौन सा है? जवाई बांध। जोधपुर और पाली जिले में जो पीने का पानी है वह कहाँ से जाता है? इसी जवाई बांध से। यह कहाँ स्थित है? सुमेरपुर गांव में, पाली जिले में। किस नदी पर है? जवाई नदी पर। किस नदी पर स्थित है? जवाई नदी पर। इसीलिए बांध का नाम ही क्या है? जवाई। तो आपको ये ध्यान रखना है कि स्थित कहाँ पर है? सुमेरपुर गांव में, पाली जिले में। और इसी के क्या नाम दिया जाता है? मारवाड़ का अमृत सरोवर। ठीक है दोस्तों, तो लूणी नदी पर जो प्रमुख बांध योजनाएं हैं वह कौन सी है? जसवंत सागर, पांकली बांध, हेमावास बांध और जवाई बांध। अब दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि लूणी नदी का अपवाह क्षेत्र जो है ये किन किन जिलों में फैला है? लूणी नदी का अपवाह
क्षेत्र यह किन किन जिलों में फैला है? तो इनको जिले के हिसाब से देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा था कि नाग पहाड़, अजमेर की नाग पहाड़ी पर लूणी नदी का उद्गम स्थल है, वहां ये क्या कहलाती है? सागरमती। तो सबसे पहले इसका उद्गम कहाँ होता है? अजमेर जिले में, ठीक है। अजमेर जिले से ये जाती है नागौर जिले में, ठीक है। नागौर जिले से ये जाती है जोधपुर से ये जाती है पाली में, पाली से ये जाती है जालोर में, और जालोर से चली जाती है बाड़मेर, और बाड़मेर से यह कहाँ प्रवेश कर जाती है? अपने गुजरात में। तो राजस्थान के अंदर 6 जिलों में इसका अपवा क्षेत्र फैला है। अजमेर, नागौर, जोधपुर, पाली, जालोर, बाड़मेर। अब इसे याद कैसे रखोगे? याद रखोगे अपना बजाज से। क्या? अपना बजाज। अ से अजमेर, प से पाली, ना से नागौर, ब से बाड़मेर, जा से जालोर, ज से जोधपुर, ठीक है। इन 6 जिलों में लूणी नदी का अपवा क्षेत्र फैला है। अजमेर, नागौर, जोधपुर, पाली, जालोर और बाड़मेर। तो दोस्तों यहाँ पर आपको लूणी नदी जो है इसमें महत्वपूर्ण 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो लूणी का उद्गम स्थल, लूणी का संगम स्थल, इसके बाद इसका अपवा क्षेत्र, फिर इसकी सहायक नदियाँ। सहायक नदियों के लिए मैंने आपको बता दिया है, मिले जो लाल सुजादू और खारे जवाई की सगाई बड़ी गुड़िया से। और अब इसके बाद 2 जो चीज़ें, जो 2 सहायक नदियाँ जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो एक तो जवाई है, दूसरी है जोजड़ी। जोजड़ी राजस्थान की एकमात्र नदी है या लूणी की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम स्थल अरावली पर्वतमाला में नहीं। दोस्तों लूणी नदी के बाद अब अपन आते हैं पश्चिमी बनास पर। पश्चिमी बनास पर। पश्चिमी बनास जो है इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है? सिरोही जिले में। नया सानपारा गांव, नया सानपारा गांव कहाँ स्थित है? ये सिरोही जिले में, ठीक है। और इसकी जो महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं वो कौन सी है? सूकली। और एक महत्वपूर्ण बात इसमें ध्यान रखनी है कि इसी के किनारे गुजरात का डीसा शहर स्थित है। कौन सा शहर? गुजरात का डीसा शहर स्थित है। बाकी इसका उद्गम स्थल नया सानपारा गांव और इसकी सहायक नदी सूकली नदी। और ये किस में जाके मिल जाती है? कच्छ की रण में। कच्छ की रण में जाके मिल जाती है। रण दोस्तों ऐसी भूमि होती है जहाँ पर क्या है? लवण की मात्रा अधिक होती है। मैंने आपको नागौरी उच्च भूमि बताई थी। नागौरी उच्च भूमि क्या? बंजर भूमि है। क्यों? क्योंकि वहाँ की जमीन में क्या? लवण की मात्रा अधिक है। तो ऐसी भूमि को रण नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर अपन अरब सागर अपवा तंत्र में कच्छ की रण की नदियाँ होती है पूरी। इसके बाद अगला आता है अपना खंबात की खाड़ी की नदियाँ, माही और साबरमती। खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं। पहला कौन सा है? माही। माही दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। दोस्तों माही नदी जो है इसका उद्गम होता है मध्य प्रदेश में। इसका उद्गम कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में। विंध्याचल, पर्वतमाला में मेहद झील एक स्थित है। मेहद झील ये कहाँ है? मध्य प्रदेश एमपी में। वहाँ पर इसका उद्गम होता है। किसका? माही नदी का। और राजस्थान में यह खादू गांव में प्रवेश करती है। खादू गांव में। खादू गांव कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा जिले में। खादू गांव कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा जिले में। माही नदी इसका उद्गम गांव होता है मध्य प्रदेश मेहद झील में। वहां से यह उत्तर की ओर बहती हुई राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है? खादू गांव बांसवाड़ा। अब दोस्तों ये उत्तर की ओर बहती हुई यह एक पूरा यू टर्न मारती है और वापस क्या है? दक्षिण की ओर बहती हुई कहाँ चली जाती है?
खंबात की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में। तो इसका उद्गम स्थल मेहत झील और इसका संगम स्थल खंबात की खाड़ी। अब आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि ऐसी नदी राजस्थान में जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, राजस्थान की ऐसी नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती। मैंने दोस्तों जब राजस्थान का सीमा वर्गीकरण आपको बताया था तब आपको ये बताया था कि जो कर्क रेखा है राजस्थान के 2 जिलों को छूती हुई निकलती है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। अब यही कर्क रेखा जो है यह इस माही नदी द्वारा 2 बार काटी जाती है। माही नदी एक बार उत्तर की ओर बहती है, फिर यू टर्न लेकर दक्षिण की ओर बहने लग जाती है, इसलिए ये यहाँ बीच में यह अपनी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है। अब दोस्तों महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका जो उपनाम है, इसके उपनाम, यह आदिवासियों की गंगा कहलाती है, आदिवासियों की गंगा। मैंने आपको अभी बताया था बेणेश्वर धाम के बारे में। बेणेश्वर धाम क्या है? आदिवासियों का जहाँ कुंभ लगता है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, अब दोस्तों ऐसा है क्यों? यह जो दक्षिणी क्षेत्र है यहाँ पर सबसे अधिक संख्या में आदिवासी रहते हैं, तो उनके लिए सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी जाती है? माही नदी। और नदी का हमारी संस्कृति में बहुत अधिक महत्व है। जैसे गंगा है, गंगा सबसे पवित्र नदी मानी जाती है, सब लोग उसमें अपने पाप धोते हैं। ऐसे ही आदिवासी जो है वह अपने पाप किसमें धोते हैं? माही नदी में। इसके बाद इसके अन्य नाम जो है वो बागड़ की गंगा, बागड़ की गंगा या कांठल की गंगा, कांठल की गंगा। अब कांठल क्षेत्र जो है यह कौन सा क्षेत्र है? मैंने आपको बताया था कि प्रतापगढ़ जिले के अंदर नदी के किनारे का जो भाग है वह क्या कहलाता है? कांठल। तो माही नदी प्रतापगढ़ जिले में जहाँ से निकलती है उस क्षेत्र को क्या नाम दे दिया जाता है? कांठल। इसीलिए कांठल की गंगा। और वागड़ क्षेत्र मैंने आपको बताया था कि नदी द्वारा अत्यधिक कटा फटा क्षेत्र, नदी द्वारा अत्यधिक कटा फटा क्षेत्र क्या कहलाता है? वागड़। तो वागड़ की गंगा और कांठल की गंगा कौन सी है? माही नदी। और इसके बाद यह दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा कौन सी नदी है? माही नदी। दोस्तों इस पर सबसे प्रमुख बांध जो आता है राजस्थान का वह आता है माही सागर बांध, माही सागर बांध। माही बजाज सागर है, माही बजाज सागर बांध। इसके साथ में एक छोटा बांध और है जिसे कागदी बांध कहते हैं, कागदी बांध। ये दोनों कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा जिले में। दोस्तों इसके बाद में माही नदी की सहायक नदियां जो है वो ध्यान रखनी है। सहायक नदियां कौन कौन सी है? ईरू, अन्नास, चाप, चाप के बाद मोरेन, मोरेन के बाद में सोम, सोम के बाद जाखम। ठीक है। माही नदी की सहायक नदियां ईरू, अन्नास, चाप, मोरेन, सोम और जाखम। आप इसको याद कैसे रखोगे? ए अन्ना, चारपाई पर, चारपाई में सो जा। ए अन्ना चारपाई में सो जा। तो ए से हो जाएगा ईरू, अन्ना से अन्नास, चारपाई से चाप, में से हो जाएगा मोरेन, सो से सोम, जा से जाखम। तो इसको याद रखने के लिए आपको आराम से ए अन्ना चारपाई में सो जा। अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं वो 2 है, एक तो है जाखम और एक है सोम।
जाखम और सोम। दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था यह मिलती कहाँ है, बेणेश्वर धाम में। बेणेश्वर धाम क्या है, एक त्रिवेणी संगम, जहां पर माही, जाखम और सोम यह तीनों नदियां मिलती है, और यहीं पर आदिवासियों का कुंभ लगता है। आदिवासियों का कुंभ एक मेला है जो माघ माह की पूर्णिमा में, माघ माह की पूर्णिमा में एक विशाल मेला लगता है, जिसमें कई जगहों से, कई राज्यों से आदिवासी लोग इकट्ठा होते हैं। और यहाँ जो मुख्य आदिवासी जाति है, जो मुख्य आदिवासी जनजाति है, वह कौन सी है, भील। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये ध्यान रखना है कि बेणेश्वर धाम एक त्रिवेणी संगम है जहाँ सोम जाखम यह आके मिलती है, और यह सोम और जाखम क्या है, माही की सहायक नदियाँ। अब दोस्तों जो जाखम नदी है इसका उद्गम कहाँ होता है, छोटी सादड़ी की पहाड़ी में, छोटी सादड़ी की पहाड़ी में, जो कहाँ स्थित है, प्रतापगढ़ जिले में। जाखम का उद्गम स्थल कहाँ होता है, छोटी सादड़ी की पहाड़ी में, जो कहाँ स्थित है, प्रतापगढ़ जिले में। अब इसी पर एक जाखम बांध है, क्या है, जाखम बांध, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध, जिसकी ऊंचाई है 81 मीटर। आपको ये ध्यान रखना है, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा बांध है, जाखम बांध। इसकी ऊंचाई कितनी है, 81 मीटर। कहाँ स्थित है यह, जाखम नदी पर, प्रतापगढ़ जिले में। इसके बाद दूसरी इसकी सहायक नदी है जो सोम। सोम का उद्गम स्थल बीछा मेड़ा की पहाड़ी, बीछा मेड़ा की, इसका उद्गम स्थल कहाँ है, बीछा मेड़ा की पहाड़ी। बीछा मेड़ा की पहाड़ी कहाँ स्थित है, ऋषभदेव जी, ऋषभदेव जी उदयपुर में। ऋषभदेव जी में दोस्तों जैनों का एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है, जहाँ पर एक इनके आदिनाथ या महावीर स्वामी का एक बहुत बड़ा मंदिर स्थित है। तो बीछा मेड़ा की पहाड़ी में उद्गम स्थल किसका है, सोम नदी का। और यह उदयपुर होते हुए बेणेश्वर धाम में किससे मिल जाती है, माही नदी से। तो दोस्तों माही नदी का महत्व क्या है, यह राजस्थान के दक्षिणी भाग में, राजस्थान की दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा कहलाती है, या आदिवासियों की गंगा, वागड़ की गंगा या कांठल की गंगा। इसमें जो महत्वपूर्ण बांध है, माही बजाज सागर, और दूसरा इसकी सहायक नदी पर जाखम बांध। इसकी प्रमुख सहायक नदियां जो है वो ईरू, अन्नास, चाप, मोरेन, सोम और जाखम। और सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों त्रिवेणी संगम जो बेणेश्वर धाम है, इस पर आपके सवाल पूछ लिया जाता है सीधा, यह मेला कब लगता है, किस जनजाति का लगता है, किन किन नदियों का यह संगम स्थल है, ऐसे प्रकार के सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों माही होता है पूरा, माही के बाद अगला अपना आता है साबरमती। अगली नदी है साबरमती। साबरमती का दोस्तों उद्गम स्थल है गोगुंदा की पहाड़ियां। उदयपुर में। साबरमती का उद्गम स्थल कहाँ पर है, गोकुंदा की पहाड़ी में। और यह कहाँ मिलती है, इसका संगम स्थल क्या है, खंबात की खाड़ी। दोस्तों इस नदी का ज़्यादा महत्व राजस्थान में नहीं है, गुजरात में। गुजरात की राजधानी जो है वह किसके किनारे स्थित है, साबरमती के किनारे। हमें जो दोस्तों यहाँ ध्यान रखना है वह ध्यान रखनी इसकी सहायक नदियाँ। सहायक नदियाँ कौन सी है,
वेत्रक, सेई, हथमती, माजम और वांकल। साबरमती की सहायक नदियां कौन सी है? वेत्रक, सेई, हथमती, माझम और वांकल। अब महत्वपूर्ण यहाँ पर क्या है? सेई नदी। सेई नदी से एक जल सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। सेई नदी से एक जल सुरंग, राजस्थान की पहली जल सुरंग, और यह जल जो है जल सुरंग से जवाई बांध की तरफ ले जाया जा रहा है। जवाई बांध मैंने अभी बताया था कि राजस्थान का अमृत सरोवर, मारवाड़ का अमृत सरोवर। तो यहाँ सेई नदी से एक जल सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। तो आपको ये महत्वपूर्ण है और इसे ध्यान रखना है। तो दोस्तों यहाँ पर अपना अरब सागर अपवाह तंत्र होता है पूरा। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आप इस अरब सागर अपवाह तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण लूणी नदी और माही नदी, इनका ध्यान रखें, जिन पर परीक्षा में सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।